Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to start with combination of resistors या resistance जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस किस तरह से टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा, इसके बारे में बात किए थे। लेकिन अब हम लोग इसमें रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखेंगे। बट इस कॉम्बिनेशन को देखने से पहले मैं आपको पहले से कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा अवेयर कर दे रहा हूँ। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत वैरायटी के होते हैं, बहुत तरह का होते हैं। तो ये आपसे कभी भी एक बार में तुरंत नहीं बनेगा। तो इसीलिए आप बिना मतलब का इसको लेकर शुरू में पैनिक नहीं होंगे। आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जब बनाएंगे इस नेटवर्क को सॉल्व करने का, तब जाके आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और तब आप प्रॉब्लम को बहुत इजीली डील कर पाएंगे। तो इसलिए तुरंत ना बने तो एकदम पैनिक मत होइएगा, बहुत आसानी से धीरे 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 आपसे बन जाएगा। तो चलिए हम लोग यहां पर देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसमें सबसे पहला जो चीज पढ़ने वाले हैं दैट इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। यहां पर सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा रहेगा कि आपके पास कुछ रेजिस्टर्स जो रहेंगे इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में आपको दिखेंगे। इस तरह से रेजिस्टर्स लगे रहेंगे। इस रेजिस्टर का नाम है R1, इसका नाम है R2 और इसका नाम है R3। और ये रेजिस्टर को हम लोग ने जोड़ के रखा है एक सेल से। ये रहा एक सेल या बैटरी, जो भी ले लीजिए आप लोग। और ये सेल या बैटरी लगाकर इसको आपने सीरीज में रखा है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब आप एक चीज देखिएगा, यहां पर से तब करंट का फ्लो चालू हो जाएगा। करंट का फ्लो जब चालू होगा तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ये इस रेजिस्टर को क्रॉस करेगा। अब एक बात बताइएगा, यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है कि लोगों को लगता है कि जहां पर कि करंट, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पर कम करंट फ्लो होगा, जहां पर रेजिस्टेंस कम है वहां पर ज्यादा करंट फ्लो होगा। यहां पे ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है। यहां पे होता क्या है, जैसे मान लेते हैं यहां से 3 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में यहां से पास किया। अब ये अगर मान लेते हैं यहां से 3 सेकेंड में 1 सेकेंड नहीं जाने दे रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है पीछे वाला भी आपका नहीं जाने देगा। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे, इसमें इस केस में जितना करंट इसमें से पास करेगा उतना ही करंट इसमें से भी पास करेगा और उतना ही करंट इसमें से भी पास करेगा। मतलब बोलने का मतलब यह हो जा रहा है कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि सभी कंडक्टर या सभी रेजिस्टेंस से जब तक सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो नहीं होगा तो वो आगे या तो जाने नहीं देगा या रोक देगा। अगर ये पहले वाला रोक रहा होगा तो पीछे से नहीं जा पाएगा, और अगर आगे वाला ज्यादा अलाउ भी करना चाहेगा तो पीछे से जब तक इलेक्ट्रॉन या चार्ज नहीं आएगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए तुरंत पहला चीज लिखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में I क्या होगा, सेम होगा। I दैट इज करंट थ्रू ईच कंडक्टर विल बी सेम। सभी कंडक्टर या सभी रेजिस्टर से जाने वाला करंट क्या होगा, सेम होगा। अब क्योंकि सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है तो इसलिए सभी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहां पर मान लेते इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा, V1, तो ये ले लेते हैं हम लोग V1। ओके, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2, तो मैं इसको V2 ले ले रहा हूं। और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मैं ले रहा हूं V3। ठीक, क्योंकि इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होने के कारण V अलग अलग होगा। तो इसमें क्या होगा, V जो होगा डिफरेंट होगा। इसमें क्या होगा, V डिफरेंट होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए V1 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिएगा सब में से सेम करंट फ्लो हो रहा है। V1 की जगह आप लिखेंगे V1 इज इक्वल टू लिखेंगे IR1। V2 की जगह क्या लिखेंगे आप लोग, V2 इज इक्वल टू लिखेंगे IR2। इन द सेम वे आप V3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, IR3। लेकिन आपने जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लगाया है वो इनके अक्रॉस क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। इस कारण से आप यहां पर इनका जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस V जो रहेगा उस V को लिखेंगे, V इज इक्वल टू लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। और अगर यहां से आप इस चीज को आगे सॉल्व करते हैं
तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब I से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो V बाई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहां से आप एक चीज देखिएगा कि V बाई आई जो होता है दैट इज नेट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय नेट करंट। तो नेट वोल्टेज बाय नेट करंट क्या हो जाएगा हम लोग का, रेजिस्टेंस। तो देयरफॉर आप यहां से लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू, यहां से लिख लेंगे आप लोग V बाई आई को R लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इस वाले रिलेशन को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये हम लोग का ये रिलेशन इस प्रकार से हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया यहां से। तो ये बन गया हम लोग का इक्विवेलेंट। और ये जो R का वैल्यू आता है इसे कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट। R इज कॉल्ड व्हाट, इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब यहां पर आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा कि R का जो वैल्यू होगा वो जो होगा सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ा होगा। मतलब जितने रेजिस्टेंस को आपने जोड़ा, क्योंकि डायरेक्ट एडिशन हो रहा है तो इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, R इज larger than the largest individual resistance, ये बात क्लियर अपने को। तो इसे आपको अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा। अब हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि इनके अक्रॉस में जो V1, V2, V3 का जो वैल्यू आ रहा उनका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इस देखिए नेट I का जो वैल्यू आएगा, I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप लोग, V बाई नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पर 3 लिया था, इसीलिए क्या हो जाएगा, अगर V1 का वैल्यू निकाला जाए तो V1 इज इक्वल टू IR1। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसे आप लिखेंगे V1 इज इक्वल टू I का वैल्यू, ये वैल्यू दिखता है तो आप लिखेंगे V टाइम्स ऑफ R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरीके से अगर V2 का वैल्यू निकालने बोला जाए तो V2 विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, IR2, जिसे आप लिखेंगे V बाई R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरीके से V3 का जब वैल्यू निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, IR3, जिसे आप लिखेंगे V टाइम्स ऑफ R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहां से हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये देखिए ये है हम लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये कुछ रेजिस्टर्स है। इन रेजिस्टर्स का जो वैल्यू है हम लोग का दिया हुआ है R1, R2, R3। और सभी रेजिस्टर का देखिएगा जो पहला टर्मिनल है वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है और जो दूसरा टर्मिनल है देखोगे वो दूसरे कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो कभी भी जब आपको ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें रेजिस्टेंस जो होता है, किसी रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल किसी एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है और रेजिस्टेंस का जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा किसी कॉमन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो अगर ऐसा कुछ है तो उस सिचुएशन में हम लोग का जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है देखिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ से करंट I फ्लो हुआ, इस तरह से गया, ये है करंट I। अब आगे जाके करंट को जाने का दो रास्ता है, तीन रास्ता दिखता है, एक R1 से चला जाए, एक R2 से चला जाए, एक R3 से चला जाए। अब एक चीज सोचिएगा, आप किसी रास्ते से जा रहे हो या बहुत सारी भीड़ एक रास्ते से जा रही है
और वहां से वो रास्ता दो जगह कट गया। जैसे मान लेते ये एक रास्ता है, इस रास्ते से बहुत सारा भीड़ जा रहा है, यहां से दो रास्ता कट गया। एक रास्ता बहुत खाली है और एक रास्ता बहुत छोटा है, सकरा है जिसको बोलेंगे। तो मैक्सिमम भीड़ कहां से जाना पसंद करेगा? ऑब्वियसली जहां से बहुत खाली हो, जहां से भरा हुआ होगा, जहां से सकरा रास्ता, वहां से जाएगा नहीं। उसी तरह से क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है तो करंट क्या करता है, आगे जाने के बाद, इस जंक्शन में जाने के बाद वो किस तरफ जाएगा ज्यादा, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। जिधर पे ज्यादा रेजिस्टेंस है मतलब वहां पर ज्यादा ऑब्स्टिकल है, जहां पे ज्यादा ऑब्स्टिकल है मतलब वहां पर से करंट कम जाएगा। तो यहां से करंट मान लेते कितना गया, I1। इधर से कितना करंट गया, मान लेते हैं I2। और इसमें से कितना करंट गया, मान लेते हैं I3। तो मतलब क्या होगा, अलग अलग जगह से अलग अलग करंट फ्लो होगा। तो इसमें क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट सब में से अलग अलग फ्लो होगा, लेकिन सभी टर्मिनल देखोगे V पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V का वैल्यू क्या रहता है, सेम। V को क्या लेते हैं अपन, सेम। और करंट I का वैल्यू क्या रहता है, डिफरेंट होता है। ओके, करंट I का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट। अब इस I का वैल्यू क्या होगा, तो आपको अभी मैंने बताया, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें से उतना कम करंट फ्लो होगा। तो मतलब I का वैल्यू जो होगा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। और अगर ऐसा सोच रखते हैं तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, V बाई R1। I2 विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग, V बाई R2। और उसी तरीके से I3 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग, V बाई R3। अब अगर इन सभी करंट देखिएगा, यहां से I करंट आया और ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो नेट करंट I को हम लोग क्या लिखेंगे, नेट करंट I को हम लोग क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसा लिखेंगे। अब आप इन वैल्यूज को यहां पे रखिए तो आपके पास आ जाएगा, I विल बी इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। और यहां से अगर आप V को कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो आपके पास क्या आएगा, देखिएगा, I बाई V इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और I बाई V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 बाई R, 1 बाई R1, 1 बाई R2 एंड प्लस 1 बाई R3। ये बन गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस केस में क्योंकि हमारा जो रेसिप्रोकल का एडिशन हो रहा है, जो R का वैल्यू रहेगा वो सबसे छोटे से भी छोटा होगा। दैट मीन्स क्या लिखेंगे, R विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इसमें। ठीक है, इस केस में हम लिखेंगे R विल बी, लिखेंगे यहां से R विल बी smaller than smallest resistance, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा होगा। तो मतलब जब आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कम करना हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तब सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास अगला जो इशू आता है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो किस प्रकार से होगा, उसके बारे में थोड़ा सा अपन बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके लिए कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले बता देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा आसानी हो। ठीक है, मैं आपको कुछ सिचुएशन बताता हूं, सिचुएशन के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। मैं इसके लिए आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं जिसे आप डायरेक्टली आप लोग कई जगह यूज कर सकते हैं। मैं आपको दो केस बताता हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास ये एक सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टर लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टर है और ये एक रेजिस्टर है। और इस रेजिस्टर में से हमारा, इस रेजिस्टर का वैल्यू है R1 और इस वाले का वैल्यू है R2, और ये हमारा इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, और
ये I करंट जो है वो आगे जाके R1 से जो फ्लो होता है उसका वैल्यू हो जाता है I1, और R2 से जो फ्लो होता है उसको लिखते हैं अपन लोग I2। अब सवाल उठता है I1 और I2 को I के फॉर्मेट में कैसे याद रखें। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, इसे याद रखेंगे I1 इज इक्वल टू IR2 अपॉन R1 प्लस R2। I1 इज इक्वल टू IR2 अपॉन R1 प्लस R2। उसी तरह से I2 का क्या लिखेंगे आप लोग, I2 का लिखेंगे IR1 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये तब जब दो रजिस्टर दिया हुआ हो। अगर 3 रजिस्टर्स हैं तब क्या करेंगे, ऐसे 2 से ज्यादा जनरली देता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, प्रॉब्लम को आसानी से आप सॉल्व कर सको, आपको तकलीफ ना हो इसलिए। तो ये रहा हमारे पास एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर और ये एक रजिस्टर। 3 रजिस्टर्स जो है वो पैरेलल कंडीशन में कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, और ये करंट आ रहा है I। ये है रजिस्टर R1, ये है रजिस्टर R2 और ये है रजिस्टर R3, और ये करंट I यहां से निकल जाएगा। अब क्या हो रहा है देखिएगा, यहां से ये करंट आया यहां से I1, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2, और नीचे वाले से जो फ्लो हो रहा है वो हो जाएगा I3। अब आपका क्वेश्चन रहेगा सर ये I1, I2, I3 का वैल्यू को कैसे निकाले। तो इसके लिए भी मैं आपको एक डायरेक्ट रिलेशन बता दे रहा हूं, उसको आप ऐसे याद रखेंगे कि I1 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू, आप लिखेंगे यहां से I R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ओके, उसी तरीके से मेरे ख्याल से I2 का भी आप निकाल सकते हो। क्या होगा देखिएगा, I2 इज इक्वल टू I R1 R3। देखिएगा जो पूछा जा रहा वो नहीं ले रहे हम लोग, 2 है तो 1 और 3 लेंगे, यहाँ पे 1 है तो 2 और 3 ले रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो ये हमारे पास करंट का वैल्यू भी मिल गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है, करंट का वैल्यू इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से मेरे ख्याल से I3 को भी आप निकाल सकते हैं और उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स था। अब हम लोग इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को बेस करके कुछ इलस्ट्रेशन बनाते हैं और उनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इस इलस्ट्रेशन में देखेंगे क्या दिया हुआ है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज बेंड इनटू फॉलोइंग वेज, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। मतलब एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको एक बार ऐसा बेंड किया गया, एक बार ऐसे बेंड किया गया, एक बार ऐसे बेंड किया गया। आपसे बोला गया A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग 3 अलग अलग केसेस के लिए देखते हैं। तो चलिए पहला केस देखते हैं, ये वाला केस। पहला केस में क्या दिया है, वायर को ऐसा बेंड किया गया, मतलब ये कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा दिया हुआ है, और A और B एग्जैक्टली यहां पर दिया है, ये A है और ये B दिया है। कभी भी आपको जब ऐसा दिया रहता है ना, किसी के बीच में निकालने बोला A और B के बीच में, मतलब ये जरूर कनेक्शन ऐसा रहता होगा, ये ऐसा कनेक्शन बैटरी से इधर से लेंगे और इसका दूसरा कनेक्शन बैटरी से ऐसा लेंगे, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब देखिएगा ये पूरा पूरा रेजिस्टेंस R है ना, तो आपको लगता है नहीं कि ऊपर वाला पोर्शन जो है उसका रेजिस्टेंस आधा होगा, मतलब R/2, और ये नीचे वाला पोर्शन जो है उसका भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये शायद कुछ ऐसा दिखता होगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन इस तरह से, और इसे आप इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और ये हो जा रहा है R/2, ये भी हो जा रहा है हमारा R/2। अब आपको A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R/2 प्लस 1/R/2। जिसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास R डैश, मतलब इनका इक्विवेलेंट वैल्यू इज इक्वल टू R/4 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आ गया इस पहले वाले इलस्ट्रेशन का
पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरे वाले पार्ट पर हम लोग फोकस करते हैं। दूसरा वाला पार्ट जो है वो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ आपको कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस वाले केस में ये एक स्क्वायर है। अब बोला फिर से ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो आप पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए, अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर आगे देखिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में अपने को नेक्स्ट इलस्ट्रेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ऐसा दिया हुआ है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए और बी के बीच का निकालने बोला है इक्विवेलेंस। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसे आप ऐसे ही जोड़ते होंगे, शायद ये बैटरी है, ये इस तरह से जोड़ रहे होंगे ऐसा। अब क्योंकि आपने एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है उसको 3 पार्ट में बेंड किया, देखिएगा, तो ये पहला वाला पार्ट यहां पर r/3, इधर पे भी ये वाला पार्ट r/3 और ये नीचे ये वाला पार्ट भी r/3। अब अगर आप इस गौर से देखते हो तो देखोगे ए और बी के बीच में कैसा हिसाब किताब है। तो देखोगे अगर मैं ए पॉइंट ले लेता हूं, इसको ए, तो देखोगे ए और ये वाला पॉइंट को ले लेता हूं सपोज मैं बी, तो देखो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस r/3, तो इसे रहन दो r/3, ये हो गया r/3। उसके बाद देखिए ए से लेकर यहां तक पहुंचता r/3, फिर ये जगह से यहां तक पहुंचता r/3, मतलब इस पॉइंट को सपोज x ले लेता हूं, तो a से लेकर x तक r/3 और फिर x से लेकर b तक r/3, तो ये देखिएगा पूरा पूरा सीरीज में है ना। तो यहां से लेकर फिर कैसा लेंगे, a से लेकर x, फिर x से लेकर फिर b आ गया। तो ये वाला हमारे पास r/3 और ये वाला भी हमारे पास r/3। तो देखिएगा r/3 प्लस r/3, ये देखिएगा पूरा सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 2r/3, जिसके कारण हम इसको नेक्स्ट केस में मॉडिफाई करके ऐसा बना देंगे। ये रहेगा हमारा a, ये रहेगा b और ऊपर में देखोगे ये बन जाएगा r/3, ये r/3 2r/3 और डिनोमिनेटर में बन जाएगा r/3। अब देखिएगा ये दोनों पैरेलल में है, इसे सॉल्व कीजिए तो फिर से वही लिखते हैं 1/RAB, मतलब ए और बी के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे r/3, तो 1/r/3 प्लस 1/2r/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, आप सीधा लिख सकते हो RAB इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे R1 R2, ऐसा लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2r/9, ठीक है, ये बन जाएगा 2r/9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से, तो ये बन गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेकेंड वाले पार्ट का। अब आते थर्ड वाले पार्ट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इस थर्ड वाले पार्ट में क्या हो रहा है, हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है। तो स्क्वायर दिया मतलब उसी वायर को 4 इक्वल पार्ट में तोड़ा गया होगा, ये बेंड किया गया होगा। तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा r/4, इस वाले पार्ट का हो जाएगा r/4 और इस वाले पार्ट का भी हो जाएगा r/4 और फाइनली बोला गया इस वाले का पार्ट भी होगा r/4। ए और बी के बीच में बोला मतलब हमारा सर्किट ऐसा होता होगा शायद, जब भी ए और बी के बीच में बोला जाता है तो मतलब ऐसा लिखा जाता है। तो ए और बी, तो चलिए अब ए और बी के बीच में बात करते हैं। तो ए और बी के बीच में जब बात करेंगे तो चलो आप ले लो ए और यहाँ पे ले लो बी। ए से बी के बीच में देखिएगा एक डायरेक्ट रजिस्टर दिया है r/4, ठीक, अच्छी बात है। उसके बाद देखिएगा ए से लेकर इस पॉइंट का नाम लीजिए x और ये पॉइंट का नाम लीजिए y। ए से x, x से y, y से b, देखिए सीधा सीधा सीरीज है, कहीं पर भी बीच में कोई ब्रेक नहीं है। तो a से x r/4, x से y r/4, y से b r/4, मतलब ऊपर सीरीज में 3 रेजिस्टेंस r/4 के लगे हुए हैं। ये भी हमारा r/4, ये भी आपका r/4, ये भी है आपका r/4, जिसके कारण ये सीरीज में कितना हो जाएगा 3r/4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले केस में यहाँ से इसका डायग्राम क्या बनेगा, ये हो गया a, ये हो गया b, a और b के बीच में ये आ गया r/4 और इधर पे हो जाएगा हमारे पास, तीनों को सीरीज में कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा ये वाला 3r/4। अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो फिर से वही करते हैं, 1/RAB इज इक्वल टू 1/r/4 प्लस 1/3r/4
और जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा यहां से 3r/16, मतलब RAB का जो वैल्यू होगा RAB इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 3r/16। तो ये हमारे इस सेगमेंट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको आप अच्छे से बनाइए और दिमाग में रखिए। चलिए अब हम लोग आगे के कुछ और इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। हम लोग इस इलस्ट्रेशन को देखिएगा, बोलता व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इट्स वैल्यू इज 9 ओम, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल इट्स वैल्यू इज 2 ओम, फाइंड द रेजिस्टेंस। मतलब बोलता जब दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है तो उनका वैल्यू 9 ओम हो जाता है, जब उनको पैरेलल में जोड़ा जाता है तो तब ये 2 ओम हो जाता है। तो इन रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? तो मान लेते हैं उन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना R1 एंड R2 है, R1 एंड R2 है। ठीक, उस हिसाब से देखा जाए तो जब R1 एंड R2 है तो सीधा सीधा चीज आ जाएगा इस केस में, सीरीज में जब रहेगा तो R विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग यहां से, सीरीज में R1 प्लस R2, और सीरीज में इसका वैल्यू दे दिया है 9 ओम, तो आपके पास एक इक्वेशन निकल गया। दूसरा बोलता है ये जब पैरेलल में जुड़ता तब 2 ओम होता, तो पैरेलल में हम लोग क्या लिखते हैं, पैरेलल में डायरेक्टली लिख देते हैं अपन लोग, पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। बट आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है अपने पास, 9 है, तो यहां से R1 R2 बाई 9 इज इक्वल टू 2, और यहां से आ जाएगा R1 R2 इज इक्वल टू 18। इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका यहाँ से, तो सीधा सीधा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, यहाँ से आप ऐसे सॉल्व करेंगे, R2 इज इक्वल टू 18 बाई R1, ओके, और इस वैल्यू को आप रख दीजिए पहले वाली इक्वेशन में। तो पहले वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा, R1 प्लस 18 बाई R1 इज इक्वल टू 9, या फिर इसको थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे क्या हो जाएगा, R1, ये एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 9R1, और 8 R1 का स्क्वायर माइनस 9R1 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड लगाते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड लगाएंगे तो सीधा आप देखते हैं क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस 6R1 माइनस 3R1 प्लस 18 इज इक्वल टू 0, या यहां से लिखेंगे R1 माइनस 6, और ये हो जाएगा R1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जिससे आपको कंक्लूजन मिलता है कि R1 इज इक्वल टू 6 और R1 इज इक्वल टू 3। तो जिस समय R1 का वैल्यू 6 लोगे तो उस समय R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। जिस समय R1 का वैल्यू 3 लोगे तो R2 का वैल्यू उस समय कितना होगा, 9। तो मतलब हमारे दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा 3 एंड 9 ओम होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसे हम लोग इस प्रकार से बनाया इस इलस्ट्रेशन को। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें आगे और भी कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे। इसके कम से कम आप, मैं चाहूँगा बहुत सारे इलस्ट्रेशन बनाइए। जितना इलस्ट्रेशन बनाएंगे आप लोगों के लिए उतना ही क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए, तो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।